दुनिया के नेता प्रधानमंत्री मोदी को बॉस मानते हैं। 140 करोड़ भारतीयों के नेता मोदी की दुनिया दीवानी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन कभी मोदी का ऑटोग्राफ मांगते हैं तो कभी पुतिन पीएम मोदी को सबसे बुद्धिमान और साहसी नेता बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहते हैं। पिछले एक दशक में मोदी दुनिया के पटल पर ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं। युद्ध हो या दुनिया में कहीं कोई संकट हो या चीन की विस्तारवादी नीति से मुकाबला हो, प्रधानमंत्री मोदी ने संकट में दुनिया को नेतृत्व दिया। Those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation, despite any attempts. फरवरी 2022 में जब 2 दशक यूरोप युद्ध की आग में जल रहा था, रूस ने यूक्रेन पर लाखों सैनिकों के साथ हमला कर दिया था और अमेरिका समेत नाटो देश यूक्रेन के समर्थन में आ गए। जंग को खत्म करने के बजाय यूरोप और अमेरिका ने जंग भड़का दिया। आक्रोशित पुतिन ने परमाणु हमले की ठानी और स्ट्रेटेजिक कमांड को एक्टिव कर दिया, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति दहशत में आ गए और पीएम मोदी से मदद मांगी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस मिशन परमाणु को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अमेरिका के अधिकारी भी परमाणु हमले से बचाव के लिए तैयारी में जुट चुके थे, लेकिन पीएम मोदी की एंट्री के बाद सब कुछ बदल गया। अमेरिका ने पीएम मोदी को रूस की तैयारियों के बारे में जानकारी दी और परमाणु युद्ध रुकवाने की अपील की, जिसके बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। पीएम मोदी की अपील पर पुतिन ने परमाणु हमला नहीं किया। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। भारत ने सीधे तौर पर यूक्रेन से युद्ध को लेकर रूस की आलोचना कभी नहीं की, लेकिन पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था, ये युद्ध का समय नहीं है। पीएम मोदी के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाते। फ्रांस के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी के इन प्रयासों की तारीफ की थी। जब जब मानवता पर संकट के बादल छाए हैं, पीएम मोदी संकट मोचक बनकर सामने आए हैं। चाहे कोरोना जैसी महामारी हो या रूस यूक्रेन के बीच जारी विनाशकारी युद्ध की विभीषिका, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा शांति का प्रस्ताव बनकर उभरे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में जहां जाते हैं वहीं छा जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब प्रधानमंत्री गए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज उनके मुरीद हो गए। हजारों की भीड़ के बीच एल्बानीज ने पीएम मोदी को द बॉस कहकर संबोधित किया था। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. ग्लोबल लीडर मोदी की लीडरशिप की दुनिया दीवानी है। देश हो या विदेश, पीएम मोदी की नीतियों का लोहा हर कोई मानता है। उनके विरोधी भी ये जानते हैं कि पीएम मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पर राहुल गांधी के साथ खेला हो गया है। दरअसल टीएमसी ने बंगाल की सभी 42 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी के इस फैसले से कांग्रेस परेशान है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के बीच प्रत्याशियों का चयन भी लगभग हर पार्टी के लिए चुनौती बना हुआ है। टिकाऊ और जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर चल रही माथापच्ची के बीच टीएमसी ने आज 42 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। संदेश खाली को लेकर चल रहे सियासी संग्राम के बीच उम्मीदवारों के नामों की घोषणा ने एक बार फिर बंगाल का सियासी पारा चढ़ा दिया। साथ ही लगे हाथ बंगाली बनाम बाहरी की सियासत भी शुरू हो गई। आपको बता दें, टीएमसी की तरफ से जारी किए गए प्रत्याशियों में कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जो मूल रूप से बंगाली नहीं हैं।
ऐसे में बाहरियों को टिकट दिए जाने को लेकर बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा है कि टीएमसी को बंगाल में बंगाली नहीं बल्कि बिहारी मिले। साथ ही यहाँ तक कह दिया कि टीएमसी एंटी बंगाली पार्टी है। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। मोदी बहिरागत है, फॉरेन एंटिटी है, लेकिन यूसुफ पठान नहीं है। ये कौन सा रूल है? कोई बंगाली नहीं मिला आपको? बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की लड़ने की ताकत नहीं है क्या? आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे? ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। उधर प्रत्याशियों के चयन को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने भी सवाल खड़े किए हैं। अधीर रंजन ने कहा कि अगर टीएमसी यूसुफ पठान को सम्मान देना चाहती थी तो उन्हें बाहरी लोगों को टिकट देने के बजाय राज्यसभा भेजना चाहिए था। यहाँ तक कि अधीर रंजन चौधरी ने ये तक कह दिया कि भारत के किसी भी राजनीतिक दल को ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती। हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम ममता बनर्जी जैसे नेत्री पे भरोसा ना करे तो बेहतर होगी। यानी चुनाव से पहले बंगाली बनाम बाहरी की सियासत ने बंगाल में चुनावी लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। प्रत्याशियों पर भले ही सवाल खड़े हो रहे हों, लेकिन इन आरोपों से इतर ममता बनर्जी ने अपना मशहूर खेला होबे का नारा देकर चुनावी लड़ाई को 2 कदम आगे बढ़ा दिया है। खेला होबे जीतते होबे, खेला होबे जीतते होबे, खेला होबे जीतते होबे, खेला होबे जीतते होबे। आइए अब आपको टीएमसी की तरफ से घोषित उम्मीदवारों की सूची में से उन चेहरों के बारे में बताते हैं जिन पर सियासत गर्म है। लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी ने किया 42 उम्मीदवारों का ऐलान। बहरामपुर से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान उम्मीदवार। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाया गया। बशीरहाट से नुसरत जहां का टिकट काट दिया गया। कृष्णानगर से महुआ मोत्रा को फिर से टिकट दिया गया। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से टिकट दिया गया, जबकि दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को टिकट मिला है। डायमंड हार्बर से अभिषेक बैनर्जी को भी टिकट मिला है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर ममता सरकार की पहले ही जमकर किरकिरी हो चुकी है। ममता सरकार पर संदेश खाली के शैतान को बचाने तक के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी ममता की पसंद भी सवालों के घेरे में है। देखना होगा कि बंगाल में अब बाहरी बनाम बंगाली की ये लड़ाई ममता को फायदा पहुंचाती है या नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट की, जिसके सरगना जफर सादिक को गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी ने यह कार्रवाई की है ड्रग्स मामले में, लेकिन आपको बता दें पीएमएलए के तहत मामला दर्ज हुआ है। और जानकारी ये मिल रही है कि दुनिया भर में तकरीबन 2000 करोड़ तक की ड्रग्स जफर सादिक सप्लाई कर चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी मामले में एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर जफर सादिक को गिरफ्तार किया है। जफर सादिक के खिलाफ ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल ड्रग्स तस्करी की काली कमाई को जफर सादिक फिल्मों के जरिए सफेद करता था। जफर सादिक तमिल फिल्मों का प्रोड्यूसर है और उसके डीएमके पार्टी से भी काफी करीबी है। इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जफर सादिक फिल्म प्रोडक्शन की आड़ में ड्रग्स कारोबार का सिंडिकेट चला रहा था, जिसके तार दुनिया भर में फैले हुए हैं। सादिक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में ड्रग्स की सप्लाई करता था। सादिक का सिंडिकेट अब तक 45 बार ड्रग्स विदेश भेज चुका है, जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सादिक ड्रग्स की काली कमाई को सफेद करने के लिए फिल्में बनाता था। एनसीबी की टीम ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी को पत्र लिखा है। सादिक के ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश तब हुआ जब न्यूजीलैंड अथॉरिटी ने इंडियन एजेंसी से संपर्क कर उन्हें जानकारी दी। न्यूजीलैंड अथॉरिटी ने बताया कि नारियल के बुरादे में छिपाकर स्यूडोफेड्रिन भेजी गई है। इसके बाद एनसीबी ने एक्शन तेज कर दिया। एनसीबी के अफसरों के मुताबिक ये लोग हेल्थ फूड पाउडर, सूखे नारियल जैसे खाद्य पदार्थों की आड़ में हवाई और समुद्री कार्गो के जरिए ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे।
एनसीबी इस पूरे इंटरनेशनल सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी से संपर्क में है। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का कारोबार तेजी से फैला है। सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमयी मौत के बाद माया नगरी के ड्रग्स के स्याह सच ने सबको हैरान कर दिया था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स की जाल में उलझी हुई नजर आई थी। अब बॉलीवुड के बाद टॉलीवुड का नाम ड्रग्स के घिनौने कारोबार से जुड़ गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि एनसीबी की जांच में अब और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।